Welcome back to my channel. This is UGC Education Paper. I am Kanchan Gupta, your tutor. Here I am discussing the Gujarat Set Paper 2010. राइट सो आज हम डिस्कस करेंगे 2010 का पेपर है. इससे पहले जो है 2003 एंड 6 आई थिंक सो 4. अब हम कर रहे हैं 10 यानी कि 2003 6 2004 ईयर का एंड 2010 का पेपर जो है आज मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ. गुजरात सेट है ये. उससे पहले आप मेरे सेशन को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब जिन्होंने अभी तक नहीं किया है. आई होप आप सब अच्छे होंगे और ईद की बहुत मुबारक हो सबको, ईद उल फितर की. एंड चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को. इसका पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा. यू फर्स्ट हैव टू डाउनलोड द ऐप जिसको आपको डाउनलोड करना है. ARF माइलस्टोन एजुकेशन ये ऐप का नाम है. यहाँ पे आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा. आप उसे जल्दी से अवेल कर लीजिए इससे पहले कि डिस्काउंट ऑफ हो जाए. चलिए स्टार्ट करते हैं. आज का पहला क्वेश्चन है, चिल्ड्रन वुड नेवर रिसीव पनिशमेंट एज सच. चिल्ड्रन बच्चों को कभी पनिशमेंट नहीं है. इट कुड ऑलवेज कम एज अ नेचुरल कॉन्सिक्वेंस. तो बच्चों को नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस से पनिशमेंट जो है मिलती है. सो ये किसने एडवोकेट किया था? देखिए ये एडवोकेट किसने किया था, ये बात आती है जो नेचुरलिज्म पे बिलीव. और नेचुरलिज्म पे बिलीव कौन करता है इनमें से, वो आपको पता है, वो है रूसो. है रूसो. आज ये क्वेश्चन नंबर 2 पे, एक्सेस टू स्कूलिंग बिकम आवर नेशनल ऑब्जेक्टिव. सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चों को एक्सेस करने का मौका नहीं मिलता है बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट टू द वैल्यू ऑफ. कौन सी ऐसी वैल्यू है जिससे जो है एक्सेस जो है बच्चों को स्कूलिंग का नहीं मिलता है, वो है इक्वालिटी. क्योंकि हमारे भारत देश में जो है सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो है इक्वालिटी. क्वेश्चन नंबर 3, प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड थ्रू आर्ग्यूमेंट, डिस्कशन एंड परसुएशन. इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे, समस्याओं को तर्क, चर्चा और अनुनय के माध्यम से जब हल किया जाता है तो वो कौन सा देश आता है? वो तांत्रिक देश है जहाँ लोगों को अपने विचारों को रखने की जो है आजादी होती है. प्रोग्रेसिविज्म इन एजुकेशन इज एन आइडियोलॉजी. प्रोग्रेसिविज्म जो है ने दिया था. प्रोग्रेसिविज्म प्रोग्रेसिविज्म एक पॉलिटिकल फिलोसफी कहते हैं इसको, जहाँ पे जो है जहाँ हमारा जो फेवरेबल एटीट्यूड होता है, जो सोसाइटी में प्रोग्रेस हो रही है, एनवायरनमेंट में कंडीशंस में जो प्रोग्रेस हो रही है, हम उसके फेवर में रहते हैं. बेसिकली जो चार हमारे जॉन डीवी के प्रोपोनेंट थे, जो जॉन डीवी ने जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में दिया, वो दिया उन्होंने लर्निंग बाय डूइंग. ये हमें आगे की तरफ लेके जाता है. उन्होंने दिया डिस्कशन, उन्होंने दिया इंटरेक्टिव सेशंस, इंटरडिसिप्लिनरी. ये चार पिलर्स जो चार चीजें हैं, ये अकॉर्डिंग टू द जॉन डीवी. Now, question number 5. Which of the following educational thinkers had a similar philosophy as the Vedas and Upanishads? को तो वेदास से रिलेटेड तो एक ही इसमें जो है विचार आते हैं. एक ही पर्सन जो ध्यान में आते हैं, कौन है? जिसे योगा से रिलेटेड जो है, योगा से रिलेटेड जो अरविंदो आर्ट से रिलेटेड गांधी जी का नाम याद आता है. ऐसे ही जब हम वेदास वेदांता की बात. क्वेश्चन नंबर 6. जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक द सेशन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. ये फिलोसॉफिकल एटीट्यूड क्या होता है? हाई लॉजिक्स पे होता है और लो इंपल्सिस करता है. लॉजिकल पे ज्यादा बेस करता है. ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स ऑफ फिलोसफी एडवोकेट द चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन. कौन सी फिलोसफी है? यस, नेचुरलिज्म है. नेचुरलिज्म कहता है बच्चों को खुद करने दीजिए, जब बच्चा जैसे सीखना चाहता है, जैसे तो समझने. 8. Who emphasize the idea of the education through productive labor. ये भी वेरी सिंपल है, कहीं ना कहीं दिया जाता है. गांधी जी ने दिया था. जो हमारी एजुकेशन है वो प्रोडक्टिव क्राफ्ट बेस्ड होनी चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग पे बेस्ड होनी चाहिए. द नेम्स ऑफ कपिला एंड पतंजलि. पतंजलि किसने दिया था? पतंजलि जो है योग दिया था पतंजलि जी ने. और जो कपिला है वो दिया था सांख्या. ये है और उन्होंने यहाँ पे है सांख्या एंड योगा, दैट मीन्स बी. 10th पे आज वेरी सिंपल पेपर है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड पकड़ी हुई.
ताकि हमारा जल्दी से खत्म हो जाए। द स्कूल फैसिलिटेट करता है स्टूडेंट्स को फॉर एन एक्टिविटी ऑफ द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। बच्चों को सिखाया जा रहा है एनवायरमेंट की protection कैसे करनी है, एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन करनी है। तो ये कौन सा विचार है? आइडियलिस्टिक विचार है। देखिए थ्योरी बेस्ड तो है नहीं, फिनोलॉजी है, एग्जिस्टेंस नहीं, एग्जिस्टेंशियल, बिकॉज एनवायरनमेंट नहीं, यहाँ पे इंसान अगर अपने बारे में ही सीख रहा है, अपने बारे में सरवाइव करना सीख रहा है अपने लिए, अपने बारे में, तो हम एग्जिस्टेंशलिस्ट कह सकते हैं। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन प्रेगमेटिक है, जो कि हमें लाइफ में चेंज होना सिखाता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। क्वेश्चन नंबर 11, विच फिलोसफी एडवोकेट्स द रोल ऑफ टीचर एज अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन? सिंपल है, कौन है? आइडियलिज्म। आइडियलिज्म हमेशा एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन की बात करता है, रूल्स की बात करता है, नॉर्म्स की बात करता है। 12, अमंग द फोर पुरुषार्थ दिए, इसके हाईएस्ट वैल्यू किसको दी गई? हाईएस्ट वैल्यू दी गई थी मोक्ष प्राप्ति को। इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ का इज रिलेटेड विद व्हाट? जब हम अपने डेवलपमेंट की बात करते हैं सोशलाइजेशन में, हम एक एडिक्वेट ईगो रखते हैं और इन एडिक्वेट ईगो का बीच में रिलेशन, जो एडिक्वेट है उसको समझना, तो इन आज द प्रोसेस ऑफ इम्बाइबिंग द, अगर आप नॉर्म्स वैल्यूज बिहेवियर पैटर्न को जो है इम्बाइब करते हो, पैटर्न ऑफ स्कूलिंग को क्या कहते हैं? एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन, प्राइमरी कल्चरेशन, इसको बोला जाता है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। सेकेंडरी सोशलाइजेशन, सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है वो स्कूल जो आपकी फैमिली से अलग और आपके जो क्लोज रिलेशन में जो आपके मेंबर्स होते हैं उनसे अलग जाकर अगर कोई आपको सिखाता है, आपको मॉरल वैल्यूज करना सिखाता है, जैसे आपके फ्रेंड्स, जैसे आपके और जो आपके नियर बाय होते हैं, तो सोशल आपका सेकेंडरी सोशलाइजेशन बैक। द प्रोसेस ऑफ इम्बाइबिंग नॉन बिहेवियर पैटर्न्स ऑफ स्कूलिंग है, तो वो एक सेकेंडरी सोशलाइजेशन। 15, वर्ण जो है यहाँ पे, विच वर्ण वॉज लुकिंग फॉर द एजुकेशन? कौन सा वर्ण है जो एजुकेशन लेना चाहता है? वो है ब्राह्मण। द मोस्ट सिग्निफिकेंट जो एजेंट है टू ऑफर द चेंज इन द सोसाइटी, में से कौन सा एजेंट है जो हमारा चेंज लेके आता है? दैट इज द एजुकेशन। सोशलाइजेशन मीन्स क्या है? सोशलाइजेशन गेटिंग इलेक्टेड इनटू अ prestigious रैंक, या बिकमिंग सोशलिस्ट होना, पॉपुलर होना, या लर्निंग द वेज ऑफ द ग्रुप। यस, द करेक्ट आंसर। लर्निंग द वेज ऑफ अ ग्रुप, ठीक है। चलो 18 पे आते हैं, सोशल स्ट्राटिफिकेशन क्या है? सोशल स्ट्राटिफिकेशन क्या है? क्या ये एक सोशल डिवीजन है? क्या ये हिरार्किकल ऑफ द ग्रुप्स है? या एक सोशल पॉलिटिकल पावर डिवीजन है? सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल पावर डिवीजन ऑफ पीपल। तो यस, ये एक तरह का हिरार्किकल अरेंजमेंट किया हुआ है ऑफ पीपल। गाइस ये वाला लगाइएगा आप, डी। देखिए ये सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर का डिवीजन, ये थोड़ा सा नैरो कॉन्सेप्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे जब हिरार्किकल अरेंजमेंट किया हुआ है ग्रुप ऑफ पीपल का, आई थिंक इट इज द ब्रॉड टर्म, तो आप मोस्ट जो एक्सपेक्टेड आप लगाएंगे वो बी लगा लीजिए, ठीक है। 19, विच ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव फैक्टर है? कौन सा फैक्टर है जो सोशल चेंज कंट्री में? एजुकेशन। जैसे कहते हैं ना, एजुकेशन और सोशल चेंज का गहरा रिश्ता है, ये बात हो रही है, ऊपर भी यही क्वेश्चन था, उल्टा पूछा, एजुकेशन जो है वो किसको अफेक्ट। एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, जब भी हम सोशियोलॉजी में तो होने वाले प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके यहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में क्या बोला जाता है? सोशल ऑफ एजुकेशन। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी रिपीटेटिव। व्हेन इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू द वेरियस कल्चर, जब एक इंडिविजुअल जो कि बहुत सारे कल्चर से बिलोंग करता है, लर्न फ्रॉम द कल्चर ऑफ वन अनदर, एक दूसरे से जब वो एक दूसरे से सीखते हैं तो वो एक्लचरेशन कहलाता है। मैंने बहुत बारी डिस्कस किया है, एक होता है एन कल्चरेशन, एक्ट कल्चर। एन होता है जब आप अपने ओन कल्चर से,
और एक्कल्चरेशन होता है जब आप दूसरे के अदर कल्चर से, अदर कल्चर को ग्रैप करते हैं। कई कल्चर में होता है जमीन पे बैठ के खाना, आपने भी जमीन पे बैठ के कर दिया है तो वो एक्कल्चरेशन। लेकिन आपके कल्चर में लिखा है कि आपको जमीन पे बैठ के खाना चाहिए, तो वो आप सीख रहे हैं, वो एनकल्चरेशन। Yeah, the structure like VCSASI and PTA has been created to forge and strengthen the linkage. Has been created a forge and strengthen the linkage between VC होता है जो विलेज के विलेज एजुकेशन कमिटी है, जो विलेज एजुकेशन कमिटी है एंड जो पेरेंट टीचर एसोसिएशन, क्या ये फॉर्ज स्ट्रेंथन की किन चीज़ों के बीच में लिंक करता है? मतलब ये कम्युनिटी एंड एनवायरनमेंट के बीच क्रिएट करता है, ये टीचर्स और पेरेंट्स के बीच में करता है, कम्युनिटी स्कूल या एनवायरनमेंट पेरेंट्स, तो ये एक कम्युनिटी और उसके स्कूल के बीच में लिंक करता है। विलेज एजुकेशन कमिटी एंड पीटी, कम्युनिटी और स्कूल के। जेंडर इज अ फॉर्म ऑफ डैश डिफरेंस एंड वुमेन, इसके बीच में डिफरेंस क्रिएट करता है, ये सोशियो बायोलॉजिकल के बीच में डिफरेंस क्रिएट। Now 24, use of folk tales, songs, music, local arts, crafts as a teaching while teaching is the example. ये जो जो ये लोकल सॉन्ग्स म्यूजिक तरह का लर्निंग पैटर्न है, ये एक कल्चरल बेस्ड पैडागोजी है। पैडागोजी क्या होती है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में, बताइए व्हाट इज द पैडागोजी। मैं आपको फुल कर देना, आर्ट ऑफ, बताइएगा। ठीक है, मैंने आपको हिंट दे दिया है, आर्ट ऑफ डैश। पेडागोजी क्या होता है, आर्ट ऑफ डैश। कास्ट इज द सिस्टम ऑफ, कास्ट क्या सिस्टम है? इसमें भी काफी बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे, कास्ट क्या है। देखिए, कास्ट जो है एक सोशल स्ट्राटिफिकेशन भी क्रिएट करता है, लेकिन अगर क्वेश्चन आता सोशल स्ट्राटिफिकेशन का रीजन क्या है, तो उसमें हम वेल्थ कास्ट ये सब चीजें कर सकते हैं, लेकिन हमें कास्ट पूछ रहे हैं। हमारा कास्ट एक सोशल रिलेशन सोसाइटी में होने वाली एक है, घटनाएं कैसे या एनी तरह का किसी तरह का एक रिलेशनशिप है जो सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये एक तरह का सोशल रिलेशन है। और फ्रेंच जो साइकोलॉजी सोशियोलॉजिस्ट है हमारे फ्रेंच के, एम आई डर्खियम, उन्होंने ये भी बोला कि अगर हम सोशल नेटवर्क्स को ना डिस्टर्ब करते हैं, कि हम सोसाइटी में गलत चीज़ें कर रहे हैं या गलत चीज़ों को अपना रहे हैं, तो उससे हमारे साइकोलॉजिकल हेल्थ पे बड़ा असर पड़ता है। तो दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय डर्खियम, इन्होंने सोशल चेंज के बारे में काफ़ी चीज़ें हमारी सोसाइटी को दी है। 26, इंडिविजुअल्स का जो पोटेंशियल एबिलिटी एक्वायर द स्पेसिफिक टाइप ऑफ नॉलेज को लेने, वो क्या होती है, उस स्किल को हम क्या बोलते हैं? जब एक इंसान वो होता है एक एप्टीट्यूड, कि उसने अपने एप्टीट्यूड, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ रिमांड होम का सबसे बड़ा जो होता है रिहैबिलिटेशन का, प्रिपेयरिंग फॉर रिहैबिलिटेशन, ओपननेस टू एक्सपीरियंसेस के लिए एंड इंटरनल लोकस ऑफ इवैल्यूएशन, एबिलिटी टू प्ले विद एलिमेंट्स एंड कॉन्सेप्ट्स आर क्लोजली एसोसिएटेड। यस, एक्सपीरियंस लेने के लिए ओपन रहना, ये किसके विशेषताएं हैं, ये आपको ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी, आपको बताना है इंटेलिजेंस, एक्सट्रोवर्जन, इनमें से किसकी जो है यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स है, कि कौन है जो ओपननेस टू एक्सपीरियंस रहता है, उसके इंटरनल लोकस ऑफ इवैल्यूएशन, उसकी एबिलिटी है टू प्ले विद एलिमेंट्स के साथ खेलना, कॉन्सेप्ट्स के साथ खेलना, आर वेरी क्लोजली एसोसिएटेड। ये होते हैं क्रिएटिव बच्चे। क्रिएटिव बच्चे क्या करते हैं, एक्सपीरियंस लेने के तैयार होते हैं, और जो है चीज़ों के साथ प्ले करते हैं, कौन सी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से assumptions करते हैं। Which of the following is the meaning of learning according to the mental discipline learns learn? इसके अकॉर्डिंगली आपको लर्निंग की डेफिनेशन कि क्या लर्निंग
एक्सपीरियंस का रिजल्ट है, या क्या वो एक रीऑर्गेनाइज साइट है, या वो एक मैटर ऑफ स्ट्रेंथनिंग है द फैकल्टीज रिजल्ट ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट। अब आपको बताना है। यस, तो इसका करेक्ट आंसर आप लगाएंगे ये मैटर ऑफ स्ट्रेंथनिंग। लर्निंग होती है स्ट्रेंथनिंग द फैकल्टीज ऑफ माइंड, जो हमारे दिमागों में चीजें चल रही हैं, देख रहे हैं, हम चीजें फेस कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, फैकल्टी ऑफ माइंड है, उसको स्ट्रेंथन करना लर्निंग है। तो स्ट्रेंथन करना लर्निंग है, तो इसका करेक्ट आंसर लगाइए। आ जाइए 30 पे। हु डेवलप द वोकेशनल इंटरेस्ट बैंक? किसने? वोकेशनल इंटरेस्ट बैंक। बेसिकली जो ये खोला गया था, ये खोला गया है स्ट्रॉन्ग, ईके स्ट्रॉन्ग ने खोला था 1927 में। ठीक है, इसका जो फुल नेम अगर आप समझेंगे तो वो आएगा स्ट्रॉन्ग का वोकेशनल ट्रस्ट बैंक। ये साइकोलॉजिस्ट जो थे ईके स्ट्रॉन्ग ने खोला, एंड इट इज बेस्ड ऑन द assumption पे बेस्ड है कि पर्सन हु हैज द इंटरेस्ट पैटर्न टिपिकल ऑफ सक्सेसफुल पीपल ऑक्यूपेशन एंजॉय करेंगे एंड फाइंड करेंगे सेटिस्फैक्शन उस ऑक्यूपेशन, जो अपने ऑक्यूपेशन में सक्सेसफुल है। यस, तो स्ट्रॉन्ग ने कहा था जो वोकेशनल, जो अपनी जॉब में इंटरेस्टेड है, ठीक है ना, उनके लिए उन्होंने एक बैंक बनाया था। तरह तरह की वर्क एक्टिविटीज और ऑक्यूपेशंस होंगे यहाँ पर, आर्टिस्टिक, क्रिएटिव, एक्सप्रेसिव है, या सोशल टीचिंग टाइप एक्टिविटीज यहाँ पे कंडक्ट कराई जाएंगी। नाउ 31, मॉडरेट लेवल मेंटली रिटार्टेड जो स्टूडेंट्स होते हैं, मॉडरेट लेवल के, मॉडरेट लेवल के सबसे पहले हमने जो हमने लास्ट क्लास में भी ये लेवल के थे, मैं फिर से आपके साथ डिस्कस करती हूँ। ये एक क्लासिफिकेशन है, ओल्ड वाला नहीं, न्यू वाला कीजिएगा। न्यू वाले में आपको दिया हुआ है एक्सट्रीमली हाई आईक्यू 130 से ऊपर रहता है, 130 आप कीजिएगा। इसमें आईक्यू जो रहता है वो एक्सट्रीम हाई होता है। क्या होता है? एक्सट्रीमली हाई होता है। यस, सो हम लोग करते हैं जो 130 अबव होता है, क्या होता है? सुपीरियर, वेरी वेरी सुपीरियर, 130। फिर जो लेवल आता है वो आता है 120 से 129, 120 से जो 120 है वो आता है सुपीरियर। फिर उसके बाद आप नीचे से चलते हैं थोड़ा सा, 40 से 50, ये बिल्कुल ही मॉडरेट लेवल का मेंटल, जो आपको मॉडरेट लेवल का है, ये WSIC का, जिसमें वेंचेसलर स्केल है, ये इंटेलिजेंस का क्या है? वेंचेसलर स्केल है इंटेलिजेंस का, जिसके अकॉर्डिंगली अगर 40 और 54 के बीच का है तो वो मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन, स्टूडेंट्स आर एबल टू कैरी आउट, क्या कैरी कर सकता है अगर वो लेवल पे है। अगर एक और लेवल ऊपर करते हैं, जब 55 से 69 तक का लेवल है वो माइल्ड है, माइल्ड मेंटल रिटार्डेड है, माइल्ड मेंटल रिटार्डेड है। अगर उससे हम ऊपर 70 से 79 चले, 79 चले तो वो आता है बॉर्डर लाइन पे, वो आता है बॉर्डर लाइन पे। फिर आता है 80 से, अगर हम
80 चल रहे हैं तो वो आता है लो है। एवरेज जो बच्चा रहता है वो रहता है 90 से लेकर 109, 90 से 109 एवरेज है। फिर आता है 11 से लेकर 119 हाई एवरेज है। हाई एवरेज और उसके बाद हो गया वेरी सुपीरियर। आपसे पूछा है विंचेस्टर की स्केल के अकॉर्डिंगली बच्चा क्या कर पाएगा। बच्चा सिर्फ एक वेल्डिंग या फैब्रिकेशन वर्क ही कर पाएगा, कंप्यूटेशनल स्टडी वाला, राइटिंग वाला, कम्युनिकेटिव वर्क नहीं कर पाएंगे। जो वर्क है वो ही कर पाएगा। आ जाओ 32 पे। फ्री एसोसिएशन जो है, फ्री एसोसिएशन वॉज ओरिजिनेटेड, ये फ्री एसोसिएशन जो है ये दिया गया था बाय दी, एक तो ये साइको ड्रामा है जहां पर आपको फ्री एसोसिएशन ये टर्म जो थी गिवन बाय फ्रूइड, फ्रूइड ने दी, जहां पर दिस इज द काइंड ऑफ साइको एनालिसिस, दिस इज द मेथड ऑफ एक्सप्लोरिंग द अनकॉन्शियसली, इन विच जहाँ पर्सन क्या करता है अपने रिफ्लेक्सेस को यूज करता है एंड सेज वट एवर कम्स टू योर माइंड, नो मैटर हाउ अनइम्पॉर्टेंट और एम्बेरसिंग इट इज। सो फ्री एसोसिएट करता है, मतलब इन जो है उनको पूरा छूट होती है चीज से, अनकॉन्शियस या जो भी चीजें हैं उनको क्या करता है, डीपन योर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। किसी भी चीज को देखे, इमेज को देखे, वर्ड्स को देखे, जो भी दिमाग में आता है, जो भी चीजें चाहे वो लॉजिकल है चाहे वो इलॉजिकल है, वो चीज आप एक्सप्रेस की जाती है। अभी टर्म मैंने आपको बताया ये फ्लूइड ने दी थी, बिकॉज फ्लूइड जो थे फ्लूइड जो थे वो साइकाट्रिक थे, तो उनको ये चीजें पता थी। तो यहाँ पर दिस इज द काइंड ऑफ साइको एनालिसिस। 33 पे आ जाओ। 33 री इन्फोर्सर, a reinforcer is a stimulus जहाँ the presentation or removal of which increase the probability of response। यहाँ पे जो reinforcer क्या करता है, जस्ट से we are on 33। a reinforcer is a stimulus, एक तरह का स्टिमुलस होता है, प्रेजेंटेड या रिमूवल, दिखाना या उसको हटाना, जो हमारी रिस्पॉन्स को रिपीट और करता है। ये कौन सी थ्योरी में बताया गया था, ये बताया गया था ऑपरेंट में। क्लासिकल क्लासिकल कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग बिहेवियर प्रोसेस प्रोसीजर है जहाँ पेयरिंग की जाती है न्यूट्रल जो है कंडीशन अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ में। यहाँ हम क्लासिकल कंडीशनिंग में हम लोग देख सकते हैं जहाँ एक्विजिशन होता है, एक्सटिंक्शन भी हो जाता है, स्पॉन्टेनियस रिकवरी होती है, स्टिमुलस का जनरलाइजेशन होता है और स्टिमुलस का डिस्क्रिमिनेशन। 5 इसके प्रिंसिपल है क्लासिकल कंडीशन। क्लासिकल जो कंडीशनिंग रहती है, एसोसिएट हम इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स का एसोसिएशन, इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स का उसके स्टिमुलस के साथ में एसोसिएशन। और जो ऑपरेंट कंडीशनिंग, यहाँ पे वॉलेंट्री बिहेवियर रहता है, यहाँ पे वॉलेंट्री बिहेवियर रहता है उसके कॉन्सिक्वेंसेस के साथ में। रिपीट वाला ऑप्शन है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है 34, थ्योरी ऑफ हिरार्की ऑफ नीड्स, नीड्स की हिरार्की जो थ्योरी थी वो की। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। लो अभी मैंने ऊपर ही कराया था क्लासिकल कंडीशनिंग का एग्जांपल, स्टिमुलस एसिमुलेशन नहीं, सिमुलेशन इज नॉट द एग्जांपल। जनरलाइजेशन होता है, एक्सटिंक्शन डिस्क्रिमिनेशन होता है, और भी चीजें थी ना,
Um, yes. Now who gave the two factor theory of motivation? Factor theory किस factor theory? 37 पे आ जाइए. The essential difference between education and psychology का डिफरेंस बताना है. क्या एजुकेशन एक नॉर्मेटिव है या साइकोलॉजी एक डिस्क्रिप्टिव? शिक्षा एक मानक है, मतलब हम शिक्षा को मानक है यहाँ पे, और इसको डिस्क्रिप्टिव मतलब वर्णनात्मक है, जिसको हम वर्ण कर सकते हैं शब्दों में. साइकोलॉजी होती है, psychology is concerned the whole man, whereas education is concerned with learning. Education is concerned रहती है children youth only, whereas the psychology फर्स्ट है. एजुकेशन एक मानक है जहाँ पे साइकोलॉजी का एक डिस्क्रिप्टिव वे है कि वो कैसे वहाँ पे काम करेगा. तो एजुकेशन इज द मेजर नॉर्म. नाउ 38 इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च अगर हम देखते हैं, वेरिएबल जो है इफ नॉट कंट्रोल्ड अगर इज लाइकली टू कंफाउंड द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट, तो हम क्या बोलेंगे? वो नहीं हो पा रहा है तो हमसे हट मीनिंग क्या होता है? इफ नॉट कंट्रोल्ड तो वो जबरदस्ती इंटरवेन कर रहा है. क्या कर रहा है? इंटरवीन कर रहा है, जबरदस्ती घुस रहा है वेरिएबल रिसर्च में, तो इंटरवेनिंग वेरिएबल बोलते हैं. 39 पे द एम्फेसिस ऑफ इंटरनल क्रिटिसिज्म का जो एम्फेसिस रहता है हिस्टोरिकल में, वो बेसिकली सोर्स में रहता है ऑथेंटिसिटी. तो आंसर आएगा ऑथेंटिसिटी. डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल, बेसिकली क्या रहता है जो यहाँ पर भी मुझे लग रहा है थोड़ा सा ना, जो ऑथेंटिसिटी का इशू आता है ना कि चीज़ें ऑथेंटिक है या नहीं है, या जो सोर्सेस हमें मिल रहा है वो सही है या नहीं, एक्सटर्नल आता है. सोर्सेज ऑफ द मटेरियल, मटेरियल के सोर्स कैसे हैं, लोकेशन कैसा है, कंटेंट ऑफ द कंटेंट ऑफ द मटेरियल, इंटरनल क्रिटिसिज्म. क्योंकि अगर हम देखें तो जो बेसिक हमारा एक्सटर्नल जो हमारा क्रिटिसिज्म होता है वो ऑथेंटिसिटी से रिलेट, या जेन्युइननेस, कितना जेन्युइन हमें हमारा टूल मिल रहा है, कितना डेटाज है वो कितना जेन्युइन और कितना ऑथेंटिक है. ये दोनों ही चीज़ें हमारी एक्सटर्नल पे डिपेंड करती है, एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म पे. इंटरनल क्रिटिसिज्म रहता है वो कंटेंट की एक्यूरेसी होती है, कंटेंट. तो यहाँ पे कंटेंट इज एक्यूरेट, यहाँ पे कंटेंट इज द करेक्ट आंसर, ऑथेंटिसिटी नहीं, कंटेंट आए. इसका तो यस. सो आई होप दिस इज क्लियर ना. जो भी एक्सटर्नल इंटरनल होता है, हमारा कंटेंट ऑफ द मटेरियल कैसा है इंटरनली, लोकेशन ऑफ द मटेरियल कहाँ है ये नहीं आता है.
ठीक है, और सोर्स ऑफ द मटेरियल कैसा है, वो भी ऑथेंटिसिटी और जेन्युइननेस, ये सब हमारी आती है एक्सटर्नल में। ठीक है, जो हमारा कंटेंट की चीज़ें होती है से रिलेटेड, कंटेंट कितना एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है वो हमारा इंटरनल किसी से। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे थे ना, होमोजेनिटी वाला। 40, द होमोजेनिटी ऑफ द डेटा, मतलब हमारे जो डेटाज हैं वो सारे ही से हैं, तो वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड, जब डिस्पर्जन ही नहीं है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जब हमारे कंटेंट में डिस्पर्जन ही नहीं है तो हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू जीरो हो जाएगी, कोई भी डिस्पर्जन नहीं है जब डेटा ही होमो। 41, at what age research the studies literature is least relevant, least relevant कब होती है जब डेटा। 42, a sample is selected using the names on a list, list में names लिखे हो, the initial number selected randomly from the first 15, first 15 are, yes, this is the example of systematic, very simple. Other 43 पे, whenever a tool is developed for measuring affective domains, item analysis, इस आइटम एनालिसिस जो रहता है अफेक्टिव डोमेन, आइटम एनालिसिस होता है कि जो चीजें, जो क्वेश्चंस रखे गए हैं उनकी एनालिसिस करना। यहाँ पे करेक्ट आएगा, सिर्फ हम डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं, जब हम आइटम का एनालिसिस करते हैं तो हम सिर्फ क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स को कैलकुलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, एप्टीट्यूड टेस्ट जो है, एप्टीट्यूड जो हम एंट्रेंस के लिए देते हैं उसका जो रिजल्ट आता है वो प्रिडिक्टिव वैलिडिटी है, वैलिडिटी पे फोकस्ड रहता है कि वो हमारा फ्यूचर की वैलिड को, जो अभी टेस्ट दे रहे हैं, जो भी हम टेस्ट दे रहे हैं वो हमारी फ्यूचर की कैपेबिलिटी जज करते हैं। जैसे मान लो मैं जैसे टेट का या सी टेट का एग्जाम हम पेपर देते हैं, आते हैं उसमें, वो ये मेजर करता है कि हाँ हम लायक हैं उसके में। इन ऑर्डर टू एनालाइज द डेटा पाई स्क्वायर द मेजर डिपेंडेंट वेरिएबल, पाई स्क्वायर में जो डिपेंडेंट वेरिएबल, इन काई स्क्वायर डिपेंडेंट वेरिएबल शुड बी ऑर्डिनल स्केल। यस यस, कार्डिनल जो होते हैं, सॉरी काई स्क्वायर जो होता है वो सिर्फ नॉमिनल आते हैं। ठीक है, इसमें जो होता है काई स्क्वायर में नॉमिनल आते हैं, और जो ऑर्डिनल स्केल होता है वो स्पीयरमैन का। काई स्क्वायर जो होता है, काई स्क्वायर एक तरह का नॉन पैरामीट्रिक, जहाँ पे कि डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टूल होता है, जहाँ पर हम एनालाइज करते हैं ग्रुप डिफरेंसेस को, व्हेन द डिपेंडेंट वेरिएबल जो रहता है, यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल रहता है नॉमिनल लेवल पे, क्या रहता है, नॉमिनल लेवल। ठीक, तो अब आ जाओ 46 पे। 46 में कहता है रिसर्चर मेजर्स द अचीवमेंट ऑफ 50 स्टूडेंट्स को मेजर कर रहा है एंड फाउंड इट्स मीन 15, मीन आ गया है 15, फिर तो देखा तो उसमें इंक्रीज किया गया 10, तो मीन पे असर पड़ता है तो इसका आंसर आ जाएगा 15 प्लस 10, 15 प्लस 10 हो जाएगा 25। 47, हाइपोथेसिस में जो अल्फा एरर होती है इज कमिटेड, अल्फा एरर क्या होती है, अल्फा होती है डिक्रीज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को डिक्रीज कर देते हैं तब ये ऑल्सो स्टार क्वेश्चन 2010 पर। बिलो आर गिवन द फ्रीक्वेंसीज गिवन होती है सब ग्रुप्स,
जो लेफ्ट टू राइट में है एनपीसी ब्लॉक में, इसका करेक्ट आंसर 680 एंड 160. द टर्म वन वे एनालिसिस, जो वन वे अनोवा होता है उसमें ओनली वन, उसमें एक क्या होता है, सिर्फ उसमें सिर्फ और सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल. वन वे अनोवा होता है, वन वे एनालिसिस होता है, उसमें इंडिपेंडेंट सिर्फ एक ही वेरिएबल. 50. एप्लीकेशन ऑफ द थ्योरी लॉ, जब हम अप्लाई करते हैं गाइड होता है, गाइड रिसर्च होता है. एप्लीकेशन ऑफ द थ्योरी लॉ इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, यस, वो अप्लाइड रिसर्च होता है. ये आप कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स जरूर बताएंगे, कितने मार्क्स आपने अचीव किए हैं, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक यू सो मच गाइस फॉर टुडे. हैव अ नाइस डे. टेक केयर.